हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन। आज के लेक्चर के बारे में आपको एडवांस में ही नोटिस दे दिया गया था और बोला गया था कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके आएँ, जिसकी वजह से आज का जो एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। लेकिन उससे पहले प्लीज़ शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस QR कोड टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये QR कोड को आप फ्रेंड्स एंड फैमिली में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर शेयर कीजिए। इस QR कोड को स्कैन करने पर वो डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल के मेन पेज पर ज्वाइन हो जाएंगे और उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। सो इट वुड बी अ काइंड हेल्प टू अस दैट यू विल स्कैन दिस QR कोड फॉर अस एंड एज वेल एज सेंड इट टू अदर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो आवर टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स। हमको सारे 7 पार्ट्स पढ़ने हैं, तब जाकर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी चैप्टर के कौन कौन से पार्ट्स है आप समझ लीजिए यहाँ पर, जिससे कि पढ़ने में आपको आसानी रहे। 3.1 the male reproductive system, 3.2 the female reproductive system, 3.3 is gametogenesis, 3.4 is menstrual cycle, 3.5 is fertilization and implantation, 3.6 is pregnancy and embryonic development, 3.7 is parturition and lactation। ये सारे पार्ट्स कवर करने पर आपको कम्प्लीटली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और यही बेसिकली आपके इस चैप्टर का सिलेबस भी है। और इन 7 पॉइंट्स को, इन 7 पार्ट्स को कवर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1 बाय 1 हम इसे कवर करते चलेंगे, पार्ट बाय पार्ट बनेगा और लास्ट में आपको 1 शॉट भी इससे रिलेटेड मिल जाएगा, जिससे कि आप एक साथ भी देख सकें। और पिछले डाइजेस्टिव सिस्टम के प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी है हमारे चैनल में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। सो अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड और उसके आगे के पार्ट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन डिटेल आज इस पार्ट में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट बेसिकली हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसलिए जाते हैं कि स्टूडेंट्स को टाइम मिले उस नॉलेज को यूटिलाइज करने के लिए और रिविजन करने के लिए। लास्ट टाइम हमने ऑल द 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के। ये तीनों पार्ट में कंप्लीट चैप्टर कवर हो गया है और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो कि एक बहुत ही लेंदी चैप्टर भी है इन अ सेंस ऑफ रिएक्शंस एज वेल एज एंजाइम्स इंक्लूडेड इन दैट रिएक्शंस। तो इस बात को भी क्लियरली समझाया गया है कि कौन सा पार्ट कैसे जा रहा है, फूड का मूवमेंट कैसे हो रहा है, फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं और वो कैसे बाहर निकल रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो इन सभी को इन डिटेल इन तीनों पार्ट में बात की गई है और इससे रिलेटेड नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो इन तीनों को भी आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। इसका प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, चैनल में जाएंगे, वीडियोस के बगल में प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करके डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन का एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब खास बात यहाँ पर है कि लास्ट टाइम जितने भी बच्चे ये वीडियो देखे थे उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी डाले थे, उनमें काफ़ी लोगों के रॉन्ग हुए थे, बट बहुत अच्छा लगा कि आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और अटेम्प्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि आपका रॉन्ग हो रहा है या राइट। क्योंकि जो अटेम्प्ट नहीं किया, हु नेवर पार्टिसिपेटेड विल नेवर विन और लूज। पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या बचपन से सुनकर आ रहे होंगे कि बचपन से ही आपको बताया गया होगा कि पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ी बात है। आपने पार्टिसिपेट कर लिया मतलब समझ लीजिए आपने जीत लिया। अब वो आगे आप जीतेंगे हारेंगे उससे मतलब नहीं, आपने पार्टिसिपेट किया, इतनी हिम्मत जुटाई, यही बड़ी बात है। यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन पे आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के फैकल्टी हमारे देव सर, उन्होंने ऑलरेडी टोटल रिसेंटली 5 चैप्टर्स के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। वर्ड्स रिएक्शन, फिटिक वर्ड्स, विलियमसन सिंथेसिस, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन पार्ट 1 और प्रॉबेबली पार्ट 2 अब जल्द से जल्द पीछे आ जाएगा। और ख़ास बात यह है कि जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उनको केयरफुली आपको देखना है, नोट्स बनाने हैं और टेलीग्राम से क्वेश्चंस उठाकर सॉल्व करने हैं। और उससे रिलेटेड टेस्ट भी हम लोग लेने वाले हैं बहुत जल्द और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कर आपको समय से पहले प्रिपेयर कर दिया जाए। नाउ द थॉट ऑफ द डे इज़, हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें कि बच्चों को मोटिवेशन के डोसेज भी प्रॉपरली मिलते रहे, जिसके साथ उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन ना हो। तो थॉट ऑफ द डे इज़, माना हार भले ही है फिर उठ कर दिखाऊंगा, इस बार चल के नहीं दौड़ कर बताऊंगा, दौड़ कर बताऊंगा।
सो स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में कई बार ऐसे स्टेजेस आते हैं जहाँ पर हम हार मान जाते हैं, बल्कि वहाँ पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। फिर उठकर खड़े होने का हौसला रखना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। दूसरों की बातों पर और दूसरों की यादों पर अपना समय वेस्ट ना करें और अपने आगे के काम को कैसे करना है वो देखें। बिकॉज एवरीथिंग इज़ नॉट इन प्रेजेंट बट ऑल्सो इन फ्यूचर। कई बार जो चीज़ें समय वर्तमान में नहीं होती, कई बार वो भविष्य में हो जाती हैं, क्योंकि टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर स्मॉल डोसेज ऑफ मोटिवेशन, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर ह्यूमंस। अब यहाँ पर बेसिक से आपको ऊपर तक लेके जाऊँगा। ह्यूमंस दो टाइप यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, सेकंड वीवी पैरस। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखा होगा अलग अलग, तो वो हम में नहीं होती है। ह्यूमंस में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है और सेकंड वीवी पैरस होता है। वीवी पैरस जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, वीवी पैरस मतलब वो लोग जो बर्थ देते हैं, ना कि एग। जो लोग एग देते हैं उनको ओवी पैरस बोलते हैं और जो बर्थ देते हैं उनको वीवी पैरस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देखेंगे इन डिटेल। इसमें भी नहीं बता रहा हूँ, बट ये ऊपर ऊपर से अच्छी तरीके से एक रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की तरह आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि कैसे एक प्रोसीजर हो रहा है। फर्स्ट आते हैं गैमेटोजेनेसिस, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। पहले गैमेट्स बनेंगे आपके, ऑफ कोर्स आपके गैमेट्स बनेंगे तब ना आगे गेम चलेगा। गैमेट्स के ऊपर ही तो पूरा रिप्रोडक्शन चल रहा है, गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो कैसे होगा। सो आफ्टर गैमेटोजेनेसिस इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। सो इंसेमिनेशन के टाइम पे क्या होता है कि स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल से फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और उसके सक्सेसफुल ट्रांसफ़र के बाद इंसेमिनेशन के बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, विच इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही आगे कुछ होगा। फर्स्ट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन का अगर बेसिकली मीनिंग यही है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप दिखाया, आगे के स्टेप मैं आगे दिखाता हूँ, बट ये तीनों पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसके नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, क्योंकि नोट्स बनाना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। सो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जायगोट फॉर्म होता है। जायगोट फॉर्मेशन हो जाता है, फिर जायगोट डेवलप होता है और डेवलप होकर ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है। CYST का बारकोड के पीछे छुप गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जायगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में। तो ब्लास्टोसिस्ट के बारे में भी आगे इन डिटेल बात करेंगे कि ये होता क्या है। अभी बेसिकली ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इन डिटेल बात नहीं करेंगे। सो ब्लास्टोसिस्ट इतना समझिए कि जब जायगोट फॉर्म हो जाता है उसके बाद उसका डेवलपमेंट होकर जब वो अच्छी तरीके से बड़ा होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, तो वो ब्लास्टोसिस्ट में चेंज होता है और उसके आगे डेवलपमेंट फर्दर कंटिन्यू होती है। तो ये एक ऊपर से आइडिया मिल रहा है आपको कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, और इन डिटेल इस प्रोसेस को भी समझना और इन प्रोसेस में आने वाले जितने भी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स हैं उनकी भी डिटेल में पढ़ाई करनी है। सो फोर्थ इज इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस्ट बड़ा हो जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट टू यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल मतलब यूट्रस के वॉल में जाकर इम्प्लांट हो जाता है, उसके अंदर जाकर फिट हो जाता है, तो उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो वो यूट्राइन के वॉल से अटैच हो जाता है। वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ से मूवमेंट करते करते वो यूट्रस में आता है। सो इसका भी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, आगे अच्छी तरीके से बताया जाएगा, बट इतना समझ लीजिए जिससे कि ओवरऑल फिगर आपको मिल पाए। सो फिफ्थ इज जेस्टेशन। जेस्टेशन में क्या हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पीरियड को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। जब वो एम्ब्रियो, जब वो पहले जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जायगोट से वो ब्लास्टोसिस्ट में चेंज होता है, फिर उसका इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद वो डेवलप होता है, जब वो डेवलप होता है तो वो एम्ब्रियो में चेंज होता है। टेंशन मत लो, आगे और देखेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। सिक्स्थ इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज डिलीवरी ऑफ द बेबी। यहाँ पर लास्ट स्टेज आता है पार्चुरेशन, जहाँ पे बेबी डिलीवर्ड हो जाता है, बेबी कम्स आउट फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द मदर। सो सिक्स्थ इज द लास्ट पार्ट, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन भी एक प्रोसेस आता है, जिसमें कि वो बेबी के लिए मिल्क इजेक्शन का प्रोसेस होता है, वो भी इन डिटेल पढ़ेंगे आगे। बट एक ओवरऑल फिगर आउट कर लीजिए कि कितना आपको किस तरीके से जाना, और ये कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पर एक अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, क्योंकि इससे बेस्ट तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप पैराग्राफ टाइप में पढ़ते हैं तो कई बार आप कंफ्यूज रहते हैं, बट इस तरीके से पढ़ेंगे कि किस प्रोसेस से जा रहा है, कैसे 1 बाय 1 जा रहा है, क्या क्या चीज़ है और क्या क्या वर्ड्स के मतलब है, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ेगा।
नाउ दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। अभी जितना भी आपने 6 स्टेप्स देखे, ये कब होता है? प्यूबर्टी के बाद। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स द बॉडी गोज इनटू चेंजेस टू बिकम एन अडल्ट। जब आप बड़े होते हो तो आपके बॉडी में मेंटली एंड फिजिकली काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को रिगार्ड करते हैं प्यूबर्टी से। उसके बारे में भी इन डिटेल आगे पढ़ेंगे, और मे भी बहुत लोगों को पता होगा व्हाट इज प्यूबर्टी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, फैक्ट्स। यहाँ पे फैक्ट्स से मतलब होता है पॉइंट्स टू नोट। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फर्स्ट, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। अब जो बूढ़ा आदमी है उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन जिंदगी भर चलता है, इसके बावजूद कि वो बूढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है। अब ये नोट करने वाली बात क्यों है? क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है फीमेल से, इसलिए ये पॉइंट नोट करने के लिए बन गया। क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस ओल्ड तक चलता है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। फीमेल्स में 50 साल के बाद ओवम सीज हो जाता है, ओवम नहीं प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जब बर्थ होता है किसी भी फीमेल का, उसी टाइम पे सारे ओवम्स कलेक्ट हो जाते हैं साथ में, और वो डेवलप नहीं होते। प्यूबर्टी के बाद वो डेवलप होते हैं, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ओवम ही प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हर मंथ में एक एक रिलीज होते रहते हैं। सो इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन समझना पड़ेगा, और दोनों ही पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। जब किसी फीमेल में ओवम सीज हो जाता है, जब वो ओवम रिलीज नहीं कर पाता, तो उस स्टेज को भी एक बोलते हैं, और उस स्टेज का भी एक नाम है जब वो स्टार्ट होता है। तो इस बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके बारे में इन डिटेल अभी यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बट ये फैक्ट था तो आप इसे नोट करके रखेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही आज बात करेंगे, फीमेल से रिलेटेड कोई भी आज बात नहीं होगी। स्टूडेंट्स, इस बात को नोट कीजिए कि आपको नोट्स बनाते चलने मेरे साथ, और जितने भी पॉइंट्स आपको नहीं समझेंगे वो आप कमेंट करना, टेलीग्राम में मैसेज करना, और क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है। इसका वेटेज कम नहीं है, चाहे वो एंट्रेंस में हो गया या फिर आपके 12th के बोर्ड्स के लिए हो गए। इसके जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, जिससे कि आपको बोर्ड्स और एंट्रेंस दोनों में ही मदद मिलेगी। सो व्हाट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? अब इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, वन पॉइंट करके पढ़ेंगे। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। नाउ यहाँ पर जो टेस्टिस है वो पैर में, मतलब दो टेस्टिस मिलकर एक पैर बनाते हैं, अलॉन्ग विथ एक्सेसरी डक्ट्स। काफ़ी सारे डक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है जो हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल में। ग्लैंड्स एसोसिएटेड है, 3-4 ग्लैंड्स भी है जो इसमें हेल्प करती है, एज वेल एज एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कि कैसे फॉर्मेशन होता है एक मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स का। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक टू द हाई लेवल एंड टू द कंप्लीट नॉलेज, and to retain this knowledge please pay complete attention and do not do any other thing except watching this video. So first is the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. So testis is not situated inside the body but outside the abdominal cavity within a pouch. And what is the name of that pouch? The pouch name is scrotum. This was the very basic knowledge, as it was already explained in your 10th standard, so it may not be very difficult for you. Now the second point is why scrotum is outside, why it is not inside the abdominal cavity inside the body. The reason is the scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes. और बहुत ज़्यादा लो नहीं कर देता है कि एकदम आइस जमा दें, ऐसा लो नहीं करता है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि फंस जाते हैं कि कितना ठंडा करता है, बहुत ठंडा हो जाता है क्या? नहीं, वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होता है इंटरनल बॉडी में भी 30 के अराउंड, 30 से थोड़ा कम, 25-27 पे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है स्क्रॉटम टेस्टिस के लिए। अब ये ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इनका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो टेम्परेचर है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, वही हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो नहीं पाएगी। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स भरने की प्रक्रिया को, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप।
हर अडल्ट के अंदर जो टेस्टिस होता है वो एक ओवल के शेप का होता है विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। लेंथ आप याद रखेंगे और विड्थ भी याद रखेंगे। पूछता है, पूछने के बाद फंस जाते बच्चे। कई बार विड्थ को लेंथ में लिख देंगे, लेंथ को विड्थ में लिख देंगे, और कई बार तो याद ही नहीं आता है, 6-6 सेंटीमीटर 8-8 सेंटीमीटर लिख देते हैं। इतना तो भाई स्क्रॉटम ही नहीं बढ़ा है। लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। सो यहाँ पर आपको सारे मेजरमेंट्स परफेक्टली याद रखने। कुछ भी मेजरमेंट लिख कर मत आइए, कुछ भी लिख देंगे कुछ फ़ायदा नहीं है। 4 to 5 उसका लेंथ है और 2 to 3 उसका विड्थ है, तो उसी को आपको उस तरीके से लिखना पड़ेगा। और वो कैसे आप लिखेंगे, जब आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे। सो ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अब हर टेस्टिस के अंदर, dear students, please pay attention on the diagram because without diagram you may not understand anything. So each testis has about 250 compartments. हर टेस्टिस के अंदर एक 250 कंपार्टमेंट्स हैं। आपने सुना होगा कंपार्टमेंट मतलब कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर आप रह सकते हैं, जहाँ पर आप कुछ रख सकते हैं। तो ऐसे ही 250 कंपार्टमेंट्स बनते हैं। सो दीज 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अब उनके कंपार्टमेंट का नाम क्या है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल नाम है। अब ये कितने हैं? 250 है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना कि 250 कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं। सेकेंड इज ईच लॉब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। सो हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है जिसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। और यहाँ पे नोट रखिए कि राइट नोट्स आफ्टर एवरी लेक्चर, इट विल हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन। नोट्स नहीं बनाओगे फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखो फिर 250 कंपार्टमेंट्स, ये पॉइंट्स आ रहे हैं और हर कंपार्टमेंट में कितना है, यहाँ पर भी क्राइटेरिया है 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। यहाँ पर भी आपको फंसा कर पूछ सकता है कि कितने हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं एक लॉब्यूल के अंदर, एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर। अगर आपको वो पॉइंट याद नहीं रहेगा तो आप वहाँ पर गलत लिख कर आ जाएंगे और मार्क्स तो नेगेटिव एंट्रेंस में मिलेंगे लेकिन बोर्ड में 0 मिलेंगे। सो दोनों ही जगह पर आपका घाटा ही है, कुछ फ़ायदा नहीं है। सो इसलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाते चलिए और एवरी लेक्चर के साथ जो भी डाउट्स हैं उसको भी पूछते चलिए। हर डाउट्स का सोल्यूशन आपको मेरी तरफ से, देव सर की तरफ से, हर एक की तरफ से आएगा। नाउ द नेक्स्ट इज डायग्राम देखते चलिए प्लीज। डायग्राम, रेफर द डायग्राम फर्स्ट each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cells, spermatogonia and Sertoli cells। अब हर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो है उसके अंदर, अभी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मैंने आपको बताया, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, समझ रहे हो? लॉब्यूल कहाँ पर है? लॉब्यूल टेस्टिस के अंदर है और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं और उनके अंदर 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि मेल जर्म सेल्स, उसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं मेल जर्म सेल्स को, एंड सर्टोली सेल्स। You can carefully watch here the diagram which is labeled here and you have to refer all the diagrams while reading your sentences and as well as while I am explaining you। अब यहाँ पर ये भी समझते हैं कि मेल जर्म सेल्स अभी जस्ट आपको बताया कहाँ पर होते हैं, ठीक है? मेल जर्म सेल्स मियोटिक डिविजन्स, जो सेल्स होते हैं वो मियोटिक डिविजन्स में जाते हैं और मियोटिक डिविजन्स में जाने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सो वही जर्म सेल्स जो वहाँ पर उसको लाइन कर रहे हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को, वही मियोटिक डिवीजन में जाते हैं और वो स्पर्म्स बनते हैं एट द लास्ट। और इसका एक लंबा प्रोसीजर है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। नाउ द पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट हियर इज सर्टोली सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल्स। एरोस पर ध्यान दीजिए, एरोस पर ध्यान दीजिए और एज वेल एज एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनिए, कान खोलकर सुनिए और पूरा अटेंशन के साथ सुनिए कि मेल जर्म सेल्स मियोटिक डिवीजन में जाते हैं स्पर्म बनाने के लिए और सर्टोली सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल्स। सो यहाँ पर हर एक बंदे का क्या काम है उस तरीके से आपको यहाँ पर एरो वाइज दिखा दिया गया है और ये बहुत ही बेस्ट प्रेजेंटेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आपको केयरफुली अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा A to Z समझ में आ जाएगा और आपको फिर बाद में एक बार भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बाकी आपको याद रखने वाली चीज़ जो है वो आपको ही याद करनी है। नाउ लुक हियर, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स।
अब जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, जो गोल गोल देख रहे हैं ना आप, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, और उनके इंटरस्टिशियल स्पेसेस मतलब उनके बीच में जो स्पेसेस हैं उनमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और कुछ सेल्स होते हैं, और उन सेल्स का नाम है लेडिक सेल्स। नाम अच्छे से याद रखिए, लेडिक सेल्स। नाउ द लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। सो लेडिक सेल्स का काम क्या है? एंड्रोजेंस को रिलीज करना। नाउ प्लीज नोट हियर द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड 4 डक्ट्स है, 4 ही डक्ट है भाई लोग। फर्स्ट इज रेटे टेस्टिस, सेकेंड इज वासा एफरेंशिया, थर्ड इज एपिडिडमिस, फोर्थ इज वास डेफरेंस। सो यही 4 डक्ट्स की बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डक्ट्स मिलेंगे, ग्लैंड्स मिलेंगे, तो उनमें से अभी डक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज रेटे टेस्टिस, सेकेंड वासा एफरेंशिया, थर्ड इज एपिडिडमिस, फोर्थ इज वास डेफरेंस। अब इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि क्या इन डिटेल इनका वर्क है। सो जर्नी ऑफ अ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल टू यूरेथ्रा। सो पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स आते हैं। स्पर्म्स का ट्रैवल बता रहे हैं कि कैसे वो ट्रैवल कर रहा है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू। सो फर्स्ट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से वो रेटे टेस्टिस में जाता है। नाउ इट मूव्स फ्रॉम रेटे टेस्टिस टू वासा एफरेंशिया। अब ये जो तीनों पार्ट है वो टेस्टिस के पार्ट है, ये तीनों टेस्टिस के पार्ट है और टेस्टिस से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, कंप्लीट कॉन्टैक्ट में। उसके बाद वासा एफरेंशिया के बाद से एपिडिडमिस स्टार्ट हो जाता है। वासा एफरेंशिया के बाद से एपिडिडमिस स्टार्ट हो जाता है, और जिस तरीके से एरो जा रहे हैं उसी तरीके से स्पर्म भी ट्रैवल करता है। नाउ वेयर इज एपिडिडमिस? एपिडिडमिस का लोकेशन यहाँ पर लिखा है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईस्ट टेस्टिस। ईस्ट टेस्टिस क्यों लिखा है? क्योंकि 2 टेस्टिस है, पैर है ना, तो 2 टेस्टिस के हर एक टेस्टिस के पीछे एक एपिडिडमिस लगा हुआ है। सो पोस्टीरियर सरफेस मतलब पीछे, जिनको नहीं पता है वर्ड का मतलब, पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे। पी और ए से आप समझ सकते हैं कि पोस्टीरियर, पी से जब भी आप पोस्टीरियर बोले तो पी से पोस्टीरियर पीछे और ए से एंटीरियर आगे। सो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि पोस्टीरियर मतलब क्या और एंटीरियर मतलब क्या। सो एपिडिडमिस के बाद कहाँ जाता है? एपिडिडमिस के बाद हो जाता है वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस, अब यहाँ पर पॉइंट नोट करते चलिए कि एक एक चीज़ के बारे में भी डेफिनेशन दिया हुआ है। वास डेफरेंस इज असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। वास डेफरेंस एक डक्ट है और वो कैसे जा रहा है? एब्डोमेन के ऊपर चढ़ता है, असेंड्स टू एब्डोमेन, एब्डोमेन पोर्शन में जाता है। कहाँ से? स्क्रॉटम एरिया से जाकर एब्डोमेन में जाता है और लूप करता है कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर पे। उसके ऊपर से लूप मारते हुए नीचे आता है यूरेथ्रा में कनेक्ट होने के लिए। नाउ वास डेफरेंस प्लस सेमाइनल वेसिकल, ये दोनों मिलकर, सेमाइनल वेसिकल क्या है? सेमाइनल वेसिकल इज अ ग्लैंड which will provide various liquids for sperms. So vas deferens plus seminal vesicle जब ये दोनों साथ में मिलकर कनेक्ट हो जाते हैं तब ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, और ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पर बनती है? डायरेक्टली जाकर कनेक्ट होती है यूरेथ्रा के अंदर, और यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड निकलता है हमारा स्पर्म्स। सो ये एक परफेक्ट प्रोसीजर था जिसके एरो वाइज अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रैवल कर रहा है और कौन से पार्ट्स किसके बाद आएंगे, तो ऑर्डर में याद रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। नाउ यूरेथ्रा अगर बोलने के लिए आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक एक्सटेंड होता है? एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। सो दिस एक्सटेंशन इज नोन एज यूरेथ्रल मियाटस। जो यूरेथ्रा स्टार्ट हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर से, वहाँ से लेकर पेनिस के एंड तक, एक्सटर्नल ओपनिंग तक, इस पूरे ट्यूब को क्या बोलेंगे? यूरेथ्रल मियाटस। ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये नाम भी आपको याद रखना है, इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। अगर आप ध्यान देकर पढ़ेंगे तो मुझे तो भरोसा है कि आपको पूरे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। नाउ फैक्ट्स टू रिमेंबर, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया and it is made up of special tissue that helps in erection of the penis to facilitate insemination. The enlarged end of the penis, called the glans penis, is covered by a loose fold of skin called foreskin. और जो पेनिस है वो एक मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वो एक स्पेशल टिश्यू से बना है जिसके वजह से पेनिस का इरेक्शन होता है, एज वेल एज इरेक्शन किस में फैसिलिटेट करता है? इंसेमिनेशन के लिए फैसिलिटेट करता है। और पेनिस का जो एंड ऑफ पेनिस है वो एक एनलार्ज साइज में होता है, और पेनिस के उस स्पेसिफिक रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस, एंड इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। यहाँ पे लूज फोल्ड क्यों बोला है? क्योंकि वो फोर स्किन आगे पीछे भी हो सकता है एंड यू कैन रिमूव इट। सो यू हैव टू नोट ऑल दिस पॉइंट, लूज फोल्ड ऑफ फोर स्किन कॉल्ड फोर स्किन
as well as the erection part and the male external genitalia. So this is very important point, as well as the point number 2. Now please refer inside the diagram that the male accessory glands include paired seminal vesicles, a prostate and a pair of bulbourethral glands. So यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कितने एक्सेसरी ग्लैंड्स है. पहले भी ग्लैंड्स आ चुका है. जस्ट इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनता है, इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में बताया ना आपको. वास डिफरेंस प्लस सेमाइनल वेसिकल मिलकर बनते हैं इजैकुलेटरी डक्ट. भूलिए मत इतना जल्दी, अभी तो जस्ट पढ़ा है आपको. द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स, अ प्रोस्टेट एंड अ पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स. यहाँ पर नोट कीजिए कि कई बार बच्चे प्रोस्टेट को भी पेयर्ड लिख के आ जाते हैं. यहाँ पर अप्रोस्टेट लिखा है. इंग्लिश पर ध्यान दीजिए. अप्रोस्टेट, अप्रोस्टेट मीन्स देयर इज अ सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज नॉट इन पेयर्ड. एनसीईआरटी में कई बच्चों ने गलती किया है, इसको पेयर्ड में लिख कर आ गए हैं, क्योंकि इस तरीके से लिखने की वजह से, इस लिखने के पैटर्न की वजह से बच्चों को लगता है कि सब पेयर्ड में ही है. सो इस गलती को आप मत दोहराइएगा, और क्वेश्चंस जो टेलीग्राम पे आएंगे उसको सॉल्व कीजिएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आपने मेरी बात पर ध्यान दिया या नहीं. क्योंकि पिछले डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मैंने एक ऐसे ही क्वेश्चन भेजा था, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दिस पॉइंट, और वहीं पर आपने गलती की थी. इसका मतलब आपने वो बात मेरी ध्यान से सुनी नहीं. नाउ द सीक्रेशन ऑफ these glands are constitute the seminal plasm, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. Now need of this seminal plasm is to provide motility to sperms inside female genital tract. So the secretion of bulbourethral glands also helps in lubrication of penis. So आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे फंस जाते हैं कि सेमाइनल प्लाज्म का क्या था, कौन कौन से एंजाइम्स करते हैं. एंजाइम्स तो पर्टिकुलरली लिखे नहीं है, बट फ्रुक्टोस और कैल्शियम में कंफ्यूज हो जाते हैं. कई बार ग्लूकोज कैल्शियम का ऑप्शन दिया रहता है, उसको क्लिक करके आ जाते हैं. कई बार ग्लूकोज सोडियम का दिया रहता है, वो भी क्लिक कर देते हैं. होती है गलतियाँ, हम लोग जब पेपर चेक करते हैं तो हमें पता चलता है ना. सो द सीक्रेशन ऑफ bulbourethral glands also helps in lubrication of penis. पेनिस के lubrication के लिए उसका यूज़ होता है. नाउ स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट खत्म होता है, और काफ़ी लंबे देर से आप मेरे साथ हैं. 27 मिनट्स हो चुके हैं और आप मेरे साथ कंटिन्यू बने हुए, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच यार. आप यहाँ तक आए, वंस अगेन थैंक यू सो मच. एंड एटलीस्ट जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है और अटेंटिवली अटेंड करते हैं हमारे लेक्चर्स, और हमारे लेक्चर्स की जो एक गरिमा है उसे आप बना कर रखते हैं. सो पार्ट 2 इज़ कमिंग सून, बट उससे पहले टेलीग्राम पे जो नोट्स आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज़ उसे सॉल्व कर लेना. और चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा गया है, वहाँ पर भी आप उसको देख लेना. और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी ला रहा हूँ, और इस पार्ट में आपको जो भी डिफ़िकल्टी फेस किया है आपने, जितने भी डिफ़िकल्ट पॉइंट्स है, जो भी आपको कन्फ्यूजिंग लगे, और यहाँ तक कि ये भी बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपके रिव्यू से ही हमें पता चलता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है और आपको कितना समझ में आ रहा है. क्योंकि आप अगर नहीं बताएंगे तो हमें एनालिसिस करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी. सो प्लीज़ put your reviews on Telegram as well as inside the comment box, and let us know about yourself and ourselves, so that we come to know that what are the problems you are facing, and as well as we will try to secure all the points in future for smooth working process of teaching and learning. So students, इसी के साथ अब धीरे धीरे हमारे पार्ट 2 ख़त्म हो गया. पार्ट 3 के आते ही आपको प्रीवियसली नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन. Thank you so much.